नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका खास मुलाकात में। मैं हूं आपके साथ श्वेता मिश्रा अवस्थी। आज हमारे साथ बेहद खास मेहमान मौजूद हैं। वो मेहमान जो न सिर्फ अपने विधानसभा क्षेत्र बल्कि पूरे राज्य की चिंता करते हैं। मुद्दा हिमालय को बचाने का हो, गंगा बचाने का हो, या फिर बच्चों में या युवाओं में बढ़ते ड्रग्स के चलन को लेकर हमेशा आवाज बुलंद की है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड के टिहरी से मौजूदा बीजेपी विधायक किशोर उपाध्याय जी की। किशोर जी, बहुत स्वागत है आपका। किशोर जी, कांग्रेस, हम बात करें उत्तराखंड पीसीसी चीफ के तौर पर भी आपने जिम्मेदारी निभाई है, इसके बाद बीजेपी में आना, फिर टिहरी से विधायक के तौर पर टिहरी के विकास को लेकर लगातार मुद्दे सक्रिय रहना, ये हर कोई करता है। लेकिन उत्तराखंड में हिमालय को बचाने को लेकर जो मुहिम चलाई, उससे क्यों आपको लगा कि ये जरूरी है, इस पर आवाज उठानी चाहिए और इसे बचाना है, और ये मुहिम कहाँ तक आगे बढ़ी है? मैं श्वेता जी बहुत आभारी भी हूँ, धन्यवाद भी देता हूँ फर्स्ट इंडिया न्यूज़ को कि आपने एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर, और मैं इसमें राजनीतिक विषय को नहीं लाना चाहूँगा। 45 साल एक राजनीतिक दल में काम किया, लेकिन जो मेरा मुख्य विषय रहा, जब मैं पढ़ता भी था तो हमने सबसे पहले वहाँ शराब विरोधी आंदोलन चलाया। उसमें कई केस भी हम लोगों पर हुए, तब मैं 12वीं में पढ़ता था। लेकिन जो आज के दिन में सबसे बड़ा विषय है, और मैं उन सारे पर्यावरण जो विद हैं, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सुंदरलाल बहुगुणा जी, और हमारा जो दुर्भाग्य है कि उन लोगों का, जो हमारे इस तरह के लोग हैं, उनका हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस समय उपयोग नहीं कर पाए जब वो जीवित थे। हिमालय खाली उत्तराखंड का नहीं है। हिमालय में अगर किसी तरह की विकृतियाँ आती हैं तो उसका असर आपके पूरे विश्व पर पड़ेगा। तो आज आवश्यकता ये है कि अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे, आपके पोते, उनके परपोते, अगर उनका भविष्य सुरक्षित रहे, तो आपको हिमालय को बचाने के लिए कुछ न कुछ करना पड़ेगा। और मेरा मानना ये है कि अगर हमने वो मुहिम अपने हाथ में रख ली, आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले एनवायरनमेंट पर जब बातचीत हो रही थी यूएन में, और सबसे बड़ी बात यह है कि हम नहीं उस पर बातचीत कर रहे हैं। यूएन के सेक्रेटरी जनरल ने कहा कि भाई हिमालय को बचाओ, नहीं तो सब खत्म हो जाएगा। तो उस समय भूटान ने एक छोटी सी बात की कि हम कार्बन न्यूट्रल स्टेट हैं, और वो एक अंतर्राष्ट्रीय जो है वो बन गया, शब्द बन गया। तो अगर भारत उसमें अग्रणी भूमिका निभाता है तो भारत हिमालय, भारत को दोबारा सोने की चिड़िया भी बना सकता है। संसाधनों के हिसाब से आपको जो लेटेस्ट जो टेक्नोलॉजी है वो आपको बिना कोई पैसे दिए हुए मिल सकती है। और आप जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री, कह रहे हैं कि भारत विश्व गुरु बनेगा 47 में, वो इसी समय, इसी दशक में जो है वो विश्व गुरु बन सकता है। तो हिमालय आपके लिए भी बचाना ज़रूरी है, मेरे लिए भी बचाना ज़रूरी है, और जो आने वाली हमारी पीढ़ियां हैं उनको भी बचाना ज़रूरी है। उसी तरह अगर हम गंगा की बात करेंगे तो हमारा तो ये है कि सनातन धर्म ये कहता है कि एक बूंद अगर गंगा जल मिल जाए, जाते वक्त जब आदमी महाप्रयाण करता है तो सीधे मोक्ष मिलता है, स्वर्ग की बात भी नहीं करता है। और हम इतनी सी राख अगर अपने जो पितृ देवता हैं, पूर्वज हैं, अगर वो गंगा जी में विसर्जित करते हैं तो हम ये सोचते हैं कि भाई जीवन में इन्होंने अच्छा बुरा जो किया होगा यही रह गया, और ये निश्चित रूप से मोक्ष को प्राप्त होंगे। लेकिन उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। लोग ये समझते हैं कि किशोर उपाध्याय जो है, जब मैं ये बात करता हूँ, मैं इसीलिए यहाँ जयपुर भी आया था क्योंकि जयपुर का तो अपना एक अलग गौरव है। और मैं देख रहा हूँ कि जब मैंने लगभग 90 के दशक में इसको देखा था तब अलग स्थिति, आज बहुत आगे जो है विकास के क्षेत्र में बढ़ गया है। लेकिन ये निवेदन लेकर के यहाँ के लोगों के बीच में आया हूँ कि ये खाली उत्तराखंड का विषय नहीं, आपका भी विषय है। अगर आप उस पर ध्यान नहीं देंगे तो ये जो है आपको भी नुकसान पहुँचाएगा। बिल्कुल। अभी आपने जिक्र सुंदरलाल बहुगुणा का भी किया, जिन्होंने टिहरी बचाओ आंदोलन भी किया था, क्योंकि टिहरी से आप विधायक है, इसलिए मेरा ये सवाल है। जो आंदोलन उन्होंने शुरू किया था उसे के साथ तो लोग आए, लेकिन वो उस मजबूती के साथ वो आंदोलन आगे नहीं बढ़ सका। और आज जब उत्तराखंड की स्थितियां देखते हैं, जिस तरह से जितनी खूबसूरती लोग जाना तो वहाँ पसंद करते हैं, लेकिन जो दिक्कतें वहाँ पर आ रही हैं
उसे कैसे देखेंगे आप? देखिए दूसरा क्योंकि दूसरे शहरों की तरह विकसित करने की तो, लेकिन हर एक जगह का, हर एक राज्य की अलग अलग महत्ता, अलग अलग जरूरतें होती हैं। आप अगर उस हिसाब से देखेंगे ना, धार्मिक हिसाब से भी, तो टिहरी का अपना एक अलग महत्व है। और मेरा व्यक्तिगत रूप से मानना यह है कि गंगा, माँ गंगा, जिस पर हमारा सारा का सारा जीवन और हमारी धार्मिक आस्थाएं टिकी हुई हैं, उसके साथ कोई प्रयोग नहीं होने चाहिए। और आपको ये भी जानकारी होगी कि अयोध्या में विशाल भगवान राम का मंदिर बना है, लेकिन विश्व का सबसे पहले त्रेता युग का मंदिर भगवान राम का टिहरी में है, देवप्रयाग में रघुनाथ जी का मंदिर, पहला मंदिर। जैसे यहाँ पुष्कर में ब्रह्मा जी की का महत्व और गौरव है, उसी तरह से देवप्रयाग जो टिहरी में पड़ता है, और वहीं पर माँ गंगा का जन्म भी हुआ है। क्योंकि इसलिए भी कि जो अध्ययनरत विद्यार्थी हमारे, उनको ये पता होना चाहिए कि गंगा कहाँ पैदा हुई। अधिकतर लोगों को नहीं पता है। तो मेरा सौभाग्य है कि मैं वहीं पैदा हुआ जहाँ माँ गंगा पैदा हुई। इससे बड़ा मेरा और क्या सौभाग्य हो सकता है। और जहाँ तक टिहरी की बात है, आपको जैसे मैंने अभी मंदिर की बात की भगवान राम के, नरेंद्र मोदी जी ने जब वहाँ पर पूजा अर्चना की, तो आप ये देखिए कि भगवान राम को एक दोष जो लगा था, ब्रह्म हत्या का दोष, तो वो भी देवप्रयाग में वो आए, वहाँ उन्होंने पूजा अर्चना की और तभी वहाँ रघुनाथ जी का मंदिर बना। तो वो तो ऐसी धरती है जो को भगवानों को भी तारने का काम करती है। तो सुंदरलाल बहुगुणा जी ने ये स्थिति देख करके, चिपको आंदोलन से लेकर के पेड़ कितना महत्वपूर्ण है, वृक्ष, आजकल हमारे यहाँ हरेला कार्यक्रम चल रहा है वृक्ष लगाने का, जयपुर में भी अच्छी हरियाली हो, तो एक वृक्ष एक साल में हमको लगभग 1 लाख रुपये का जो है वो पर्यावरणीय जो है वो योगदान देता है। तो मैंने अपने एक बार हमारे फॉरेस्ट मिनिस्टर से मैंने कहा, तुम अपने ये सारे पेड़ गिन लो, तो हमको तो और किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है। अगर उसको 1 लाख से अगर गुणा कर दीजिए, न दीजिए आप 1 लाख रुपए, आप 10,000 रुपये भी दे दीजिए, तो वहाँ पलायन तो ख़त्म ही हो जाएगा। तो टिहरी बांध बनने से जहाँ पूरे देश को प्रकाश मिला है, और आज भी दिल्ली में आधी दिल्ली को पानी जो है टिहरी बांध दे रहा है। तो अभी मैं देख रहा था, पानी की जो बोतल है 20 रुपये 25 रुपये की है, तो हम 70 लाख लोगों को पानी देते हैं। और उस हिसाब से अगर आप उसको ये लगाए कि 135 लीटर शायद एक दिन में दिया जाता है, जब तक पानी है, नहीं होगा कल तो क्या करोगे। इसीलिए हिमालय का विषय बहुत महत्वपूर्ण है, और उसको आप 5 रुपये से भी गुणा कर लीजिए तो आपके कैलकुलेटर में आएगा नहीं। मेरा रोज़ का ये योगदान है दिल्ली के लिए और देश के लिए। इसलिए टिहरी, अभी हमारे यशस्वी जो ऊर्जा मंत्री हैं, अभी गए थे मोहनलाल जी, और उन्होंने बहुत गंभीरता से इस विषय को लिया है। बल्कि मैंने उनसे ये भी कहा कि भाई यहाँ अच्छा हॉस्पिटल होना चाहिए, ऑक्सीजन, पानी, उसके बाद अन्न, और उसके बाद अगर कोई बीमार पड़ जाए तो उसको अच्छी चिकित्सा मिल सके, ये बहुत ज़रूरी है। तो उन सारे विषयों पर, और दूसरा हमारा सौभाग्य ये है कि राजस्थान की धरती के बेटे इस समय पर्यावरण मंत्री हैं भूपेंद्र यादव जी। मैं उनसे भी निवेदन करूंगा कि इन विषयों पर अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो इस देश का क्या पूरे विश्व का लाभ होगा। टिहरी में बहुत सी समस्याएं हैं, उनका समाधान हम लोग करेंगे। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी बहुत संवेदनशील हैं इस मामले में, और बहुगुणा जी का तो अपना अभूतपूर्व, खाली टिहरी के नहीं, पूरे भारत के लिए, पूरे विश्व के लिए योगदान है। एक बड़े नेता जापान गए प्रधानमंत्री जी से मिलने के लिए, तो उन्होंने कहा भाई तुम भारत से आए हो, ये बताओ कि आप सुंदरलाल बहुगुणा जी को जानते हो क्या। तो उन्होंने विशेष रूप से फिर जो है वहाँ जाने का प्रोग्राम बनाया। तो उनका तो इतना बड़ा यश है, और उनके आशीर्वाद से हो सकता है ये जो मुहिम है उसको हम पूरा कर सकें। चलिए, बिल्कुल उम्मीद यही करती, क्योंकि कोशिश भी इसी स्तर पर जारी। लेकिन कई अहम मुद्दे हैं, खासतौर से जो पहाड़ी क्षेत्र हम देखते हैं बहुत खूबसूरत होते हैं, विकास जिस लिहाज से होना चाहिए वैसा किया जा रहा है, लेकिन आम महानगरों की तरह उसे नहीं बनाया जा सकता, वरना अंतर नहीं रह जाएगा। आज लोग अपना शहर छोड़ के घूमने जाने के लिए ऐसी जगह को ही चुनते हैं। लेकिन अब वहाँ पर एक और समस्या है, जिस तरह से युवाओं में, बच्चों में भी, स्कूली बच्चों में भी ड्रग्स का चलन चलने लगा है। इसे लेकर भी क्या उत्तराखंड की सरकार या आप लोग कोई कोशिश कर रहे हैं? अगर हम टिहरी की ही बात कर लें तो। देखिए, जब हमने ये उत्तराखंड राज्य के लिए आंदोलन शुरू किया, और उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री जी ने मुझे बहुत डांटा, नरसिम्हा राव जी ने, कि हमारी पार्टी का ये
एजेंडा नहीं है। तो मैंने कहा हमें अपने लिए नहीं चाहिए राज्य, वहाँ का नियोजन ठीक ढंग से हो सके। अगर नियोजन वहाँ का ठीक ढंग से नहीं होगा तो पानी नहीं होगा ना, पानी नहीं होगा तो जिंदा कैसे रहोगे। तो इसलिए मैंने कहा वो, और पहाड़ पर क्या है कि हर कदम पर आपको अलग तरीके से नियोजन करना है। अगर वो नहीं करेंगे तो पूरा जो है भारत का पूरा विश्व, मैंने पहले भी कहा, खतरे में आ सकता है। जहाँ तक नशे की बात है, मैंने तो अभी एक बड़ा प्रोग्राम सारे एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर के किया भी, कि जो हमारे बच्चे हैं उनमें ये नशे की जो है वो प्रवृत्ति क्यों जो है घर कर रही है। उसका सबसे बड़ा कारण क्या है कि लोग जो हैं, अगर रोज़गार नहीं है, आपके हाथों को काम नहीं है, तो निश्चित रूप से उस तरफ जाने का काम करते हैं। और हमने जो हिमालय बचाओ, और उसके साथ में मैंने एक बार में पूरे, उस समय प्लानिंग कमीशन था, पूरे प्रणब मुखर्जी जी उसके वाइस चेयरमैन थे, पूरे प्लानिंग कमीशन को मैं ले गया था टिहरी उत्तरकाशी। हम अभी तक किसी भी पर्वतीय क्षेत्र के, तब चाहे जम्मू कश्मीर से लेकर के आप अरुणाचल प्रदेश तक चले जाइए, कोई भी सरकार, उसका क्या मॉड्यूल क्या होना चाहिए, प्रारूप क्या होना चाहिए विकास का, वो अभी तक हम निर्धारित नहीं कर पा रहे हैं। तो ये हिमालय बचाओ के उससे, उसका एक, अगर हम इंक्लूसिव सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात कर सकें, समग्र विकास की बात कर सकें, और एक कोई मॉड्यूल बना सकें, तो मानवता का बड़ा फ़ायदा होगा। और उससे, जैसे मैंने आपको कहा ना कि मैंने जैसे पानी की बात की, तो सबसे बड़े संसाधन, सबसे बड़ी बात है। अगर आपका $1 आज $1 के बराबर हो जाए तो आप विश्व की सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएंगे। तो अगर हम जो हम पर्यावरण बचाने का काम कर रहे हैं, खाली भारत नहीं बल्कि जो ग्लोबल जो कम्युनिटी है आगे आए हिमालय को बचाने के लिए, और उस हिसाब से वहाँ का नियोजन कर सके, तो मेरे ख्याल से वहाँ ये जो प्रवृत्तियाँ हैं नशे की हैं, या और भी जिनको हम दुष्प्रवृत्तियाँ कह सकते हैं, उनको समाप्त किया जा सकता है। अब आप ये देखिए ना कि जैसे मैंने पानी की बात की, खाली मैं दिल्ली की बात कर रहा हूँ कि 70 लाख लोगों को हम पानी दे रहे हैं, 135 से गुणा करिए और उसको मिनिमम 5 से गुणा करिए, तो आपके कैलकुलेटर में वो आएगा नहीं। अगर मैं अपना, जितना हमारा जंगल है, और 72% जंगल है, उसके पेड़ों को गिन लूँ, और ये कहूँ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से कि भाई हमारा इतना बड़ा योगदान है, न दो भाई यार, 1 लाख रुपए मत दो, 5,000 रुपये ही दो, तो हम तो जो है बहुत से राज्यों की और दिल्ली की सरकारों को भी चला सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। लेकिन एक और चलन चल रहा है, जो तीर्थ यात्राएं की जाती हैं, बड़े बड़े मंदिर है जिनकी अपनी आस्था है, लोग दूर दराज से आते हैं, फिर अमरनाथ यात्रा हो या दूसरे मंदिर, लेकिन एक चलन चल गया है कॉपी उस मंदिर की बनाने का। आपको लगता है कि ये सही है, अलग अलग जगह पे उसी नाम से मंदिर बना देना कि लोग आए, क्योंकि धर्म और आस्था ये लोगों का है और फिर लोगों का जुड़ाव, तो आपको क्या लगता है ये कदम सही है क्या? नहीं, मुझे चिंता तो ये हो रही है श्वेता जी कि आपने इतना गंभीर और गहन विषय जो है ये, कहते हैं ना कि शिव जी कैलाश में रहते हैं, लोकल भाषा में हम लोग कहते हैं कि शिव जी कैलाशुरनंद, ये हमारी जो है स्थानीय भाषा है। मैं ये सोच रहा हूँ कि जिस दिन बर्फ़ नहीं होगी उस दिन शिव जी कहाँ रहेंगे। आप ये देखिए कि उस दिन शिव जी कहाँ रहेंगे। और भगवान राम के जब जो पूर्वज थे, जब भगीरथ लाए गंगा को, तो फिर उसका क्या होगा। सबसे बड़ी बात है, जहाँ तक धामों की बात है, जो धाम है हमारे उनका आप जो है ना, कहीं पर भी कोई इस तरह से उसके इतर कोई इस तरह का वो प्रयोग नहीं कर सकते हैं कि आप उनको वहाँ पर स्थापित करें। आप शिव जी के मंदिर बनाइए, आप भगवान राम के मंदिर बनाइए। अब मैं कहूँ कि भाई देवप्रयाग में रघुनाथ जी का मंदिर है, तो अयोध्या में आपने मंदिर क्यों बना दिया, वो अलग विषय है। लेकिन धामों के जो हैं, जो 4 धाम महत्ता होती है उस जगह उसका की अपना, बद्रीनाथ जी का अपना एक अलग गौरव है। अब केदारनाथ जी का तो बहुत बड़ा गौरव है। भाई जब 13 की आपदा आई तो ऐसी कौन सी शक्ति थी जिसने उस मंदिर को बचा लिया। एक पत्थर आया वहाँ और उसने जो है सारा का सारा जो है मंदिर को बचा लिया। और उससे बड़ी बात क्या है कि हम लोगों ने कभी इस पर ध्यान नहीं दिया कि सनातन आज जिंदा अगर है, हिंदू अगर जिंदा है, तो उसका श्रेय आदि गुरु शंकराचार्य जी को जाता है। अब आप ये सोचिए कि वो केरल में पैदा हुए,
केरल में पैदा हुए, लेकिन अपना शरीर छोड़ने के लिए उन्होंने केदारनाथ की धरती चुनी। तो उसका कोई कारण रहा होगा ना कि जो इतने बड़े, जिनसे हम ये आदि गुरु जिनको कहते हैं, तो उसका तो केदारनाथ का तो अपना अलग ही महत्व है। और उसमें उन लोगों ने, हमारे माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने भी, और जो दिल्ली में जो उस तरह से कुछ बना रहे थे, उन्होंने स्पष्ट रूप से जो है उसका स्पष्टीकरण दे दिया है कि हम कोई ये धाम नहीं बना रहे हैं, लेकिन शिव जी का मंदिर तो आप कहीं भी शिवलिंग स्थापित कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से उसको विवाद का विषय न बना करके न सनातन को नुकसान हो, न उत्तराखंड को नुकसान हो, न किसी की भावनाएं आहत हों। हमारे मुख्यमंत्री जी संवेदनशील हैं, वो इसका मेरे ख्याल से उसको सुलझा लेंगे। अब जब इतनी बड़ी मुहिम आप चला रहे हैं, और बिल्कुल ठीक कहा आपने कि ये सिर्फ विषय उत्तराखंड का नहीं है, सिर्फ अपने देश भारत का नहीं है, विश्व स्तर के लिए ये चिंता का विषय कि हिमालय को बचाया जाना चाहिए। अब क्योंकि केंद्र का बजट भी आ रहा है, तो ऐसे में क्या आपको लगता है कि केंद्र को भी इसे लेकर चिंतित होना चाहिए और बजट में भी इसे शामिल किया जाना चाहिए, ताकि प्रमुखता से इसके लिए काम किया जा सके, उसे बचाने के लिए? नहीं, अब उस समय हम लोगों ने प्रधानमंत्री जी से गंगा एक्शन प्लान हम लोगों ने उस समय किया था, और उसको नमामि गंगा के रूप में जो है वो आगे बढ़ाया जा रहा है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। सवाल खाली भारत का नहीं है। मैं जो कह रहा हूँ कि मान लीजिए सिंगापुर डूब ही गया, तो फिर आप क्या करोगे जो सिंगापुर के लोग हैं? मान लीजिए जापान पर उसका असर पड़ गया, तो इसलिए खाली भारत को ही नहीं, मैं विश्व स्तर पर इसके लिए कवायद होनी चाहिए। अभी भूपेंद्र जी आए थे, टेहरी आए थे जी। और मैंने उनसे चर्चा भी की थी ये, क्योंकि इस बार बहुत जंगलों में आग लगी है। पहले क्या था कि जंगल जब कम्युनिटी के थे ना, तो हम लोग जो मेरा एक दूसरा जो वनाधिकार वाला विषय भी है, तो वो हमारे वहाँ जो है वो पुश्तैनी हक हकूक़ थे। हमें दो बड़े नुकसान हुए हैं। एक दो जो ये वाइल्ड लाइफ एक्ट बना है, वाइल्ड लाइफ एक्ट बना, तो उसमें तो हम बिल्कुल होना चाहिए, जो वाइल्ड लाइफ है उसकी सुरक्षा होनी चाहिए, लेकिन आपने ये नहीं सोचा कि उस पर आधारित जो लोग थे, उनके लिए भाई पहले अंग्रेज लोग जो है शेर के ऊपर बंदूक लेके खड़े हैं, तो उस समय जो शिकारी रहे होंगे या उसका व्यापार कर, उनके लिए आपने कुछ नहीं सोचा, आदमी के लिए ना। उसी तरह से जो फॉरेस्ट एक्ट है जो 1980 में लागू हुआ, जो मेरे अपने अधिकार थे फॉरेस्ट पर, वो सब ख़त्म कर दिए गए। तो अभी फॉरेस्ट राइट एक्ट बना है, और मेरी तो सबसे पहली मांग ये है कि जो उत्तराखंड के जो लोग हैं उनको केंद्र सरकार की सेवाओं में जो है वो आरक्षण मिलना चाहिए। तो ये खाली भारत का विषय नहीं है, उत्तराखंड का विषय नहीं है, जयपुर के लोगों का भी उतना ही विषय है, भारत के लोगों का भी, और पूरे विश्व का। देखो, अगर नहीं उस पर ध्यान देंगे, जब सारी चीज़ें खराब हो जाएंगी। आप कभी ऋषिकेश से ऊपर जाइए, गंगोत्री जाइए, तो दोनों तरफ जब सड़क के आप देखेंगे तो कैक्टस उगना शुरू हो गया। अब आप राजस्थान में थार सबसे बड़ा यहाँ जो है वो रेगिस्तान है, लेकिन जब आप रिक्लेम करते हैं तो सबसे पहले आप कैक्टस लगाते हैं, है ना। या जब धरती ख़राब होती है उसकी तासीर, तो कैक्टस उगना शुरू होता है, या कंटीली चीज़ें उगनी शुरू हो जाती हैं, तो वो उगना शुरू हो गया है। अगर मान लीजिए हिमालय जैसे कह रहे हैं कि भाई सब जो है वो बर्फ़ पिघल जाएगी और उसके बाद वो पत्थरों का एक जो है वो खड़ा हो जाएगा, तो आप उसको रिक्लेम नहीं कर सकते हैं। इसलिए आज के दिन ही जागना ज़रूरी है, और उसके लिए एक जो मैं कह रहा हूँ कि हिमालय के लिए एक सतत समावेशी समग्रता के साथ जो है वो नीति राष्ट्रीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय भी बनना ज़रूरी है। और मैं यहाँ के बेटे हैं, यहाँ अलवर से हमारे सांसद हैं भूपेंद्र यादव जी, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा। और दूसरी बात ये है कि पानी का मामला तो मेरे ख्याल से और लोग देख रहे हैं इस समय, पाटिल साहब देख रहे हैं, उनसे भी बात करूंगा कि भाई अपने बच्चों के भविष्य के लिए और हमारी देश की सुरक्षा के लिए जो है इस पर काम करिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये मुद्दा इतना विस्तृत और बड़ा है, वो मेरी ताकत से बाहर की बात है ना। तो हमारी कोशिश ये रहेगी कि विश्व पटल पर हमारी यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस बात को उठाएंगे, तो भारत को बहुत फ़ायदा होगा। बिल्कुल, और राजनीति से इतना ज़रूरी भी हो जाता है कि इस तरह के मुद्दों पर बातचीत हो, चर्चा हो, चिंतन हो। और एक अकेला मुहिम शुरू कर सकता है, लेकिन साथ आने के साथ, मजबूती के साथ इस तरह की मुहिम आगे बढ़ती है, और फ़ायदा तभी होता है
मुहिम तभी सफल होती जब सब साथ आते हैं और वक्त रहते उसके लिए काम किया जाता है। किशोर उपाध्याय जी, बहुत शुक्रिया आपका हमसे बातचीत के लिए, क्योंकि राजनीतिक स्तर पर तो बातें होती रहती हैं, मुद्दे बहुत होते हैं, कांग्रेस बीजेपी सब बहुत करते हैं, लेकिन जरूरी है कि जब इस तरह के मुद्दे और मुहिम हो तो पार्टी से इतर उठकर सबको साथ आना चाहिए। बीजेपी कांग्रेस से दूसरी पार्टी के तहत नहीं, बल्कि एक विचारधारा हो कि हमें देश के लिए, विश्व के लिए कुछ करना है और उसके लिए एकजुट होना जरूरी है। और उम्मीद करते हैं कि ये मुहिम आगे भी बढ़े, रंग लाए। आप श्वेता जी, मैं आपसे निवेदन करूंगा जी, बल्कि फर्स्ट इंडिया न्यूज़ और आपके जितने साथी हैं कि आप ये समझिए कि आप ही किशोर उपाध्याय हैं। यहाँ के जो हमारे सांसद हैं, हमारे जो विधायक हैं, इस बार मेरी कोशिश ये है कि मैं उत्तराखंड विधानसभा में इस विषय पर चर्चा करवा सकूं। वनाधिकारों पर, हिमालय पर, गंगा पर जो है मैंने प्रस्ताव भी दिया है। तो ये हर व्यक्ति की मेरे ख्याल से ज़रूरत भी है आज के दिन में और आवश्यकता भी है। और अपना भविष्य अगर सुरक्षित रखना है तो इसमें आप भी योगदान करिए। आपके जो फ्रेटर्निटी के बाकी जो हमारे पत्रकार भाई और मीडिया की सबसे बड़ी भूमिका है, जो हम बहुत कोशिश करके नहीं कर सकते, आप एक क्षण में उसको कर सकते हैं। जैसे आप उसमें यही कर सकते हैं। मेरा निवेदन ये है आपके प्रबंधन तंत्र से कि कुछ मत करिए, नीचे हिमालय बचाओ गंगा बचाओ वाला एक स्लोगन लगा दीजिए, तो मेरे ख्याल से वो बहुत से लोगों के दिमाग में घर कर जाएगा। एक छोटा सा सुझाव है। जी जी बिल्कुल। बाकी आपके हाथ में कितना है आपका प्रबंधन। बिल्कुल, कोशिश हर कोई अपने स्तर पर करे, ये हम भी उम्मीद करते हैं। बहुत शुक्रिया किशोर उपाध्याय जी फर्स्ट इंडिया से बातचीत के लिए। और चलिए इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत, फिर होगी मुलाकात। नमस्कार।